वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं NCERT से संबद्ध इतिहास विषय टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 1 से 11th तक। इसको शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब तैयार होंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न भी। सीखने का एक नया अनुभव, एक नया तरीका जिसमें आप स्वयं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कक्षा 12th टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 1 से 11th तक। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, पिता का नाम, तत्पश्चात संस्था का नाम और उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। अब हम आ गए हैं हमारे पहले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अन्य ऑप्शन था आपका दयाराम साहनी। तो डॉक्टर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज की थी। और एक और ऑप्शन था आपका राखालदास बनर्जी। तो राखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब एवं कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी मेरठ से, 1857 ईस्वी लखनऊ से, 1947 ईस्वी दिल्ली से या 1947 ईस्वी कानपुर से? तो राइट आंसर है 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ था। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात भी याद रखना है, यह क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी में ही मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई थी, किंतु जो इसकी जो पूर्व निर्धारित तिथि थी वो 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। इसी कारण समय के पहले यह क्रांति शुरू हो गई थी, इसलिए यह असफल हो गई थी। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिशेन, बाणभट्ट, शूद्रक या सिद्धार्थ? तो हरिशेन इसका राइट आंसर है। हरिशेन सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि माने जाते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति जो है, इस प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित, ओके, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका शूद्रक दे रखा था, तो शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम है। और एक और अन्य ऑप्शन था आपका सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। यहाँ पर आप जरूर याद रखिएगा, यह भी आपके वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इसी प्रकार वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? VS सुकथांकर, VS बिष्ट, दयाराम साहनी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है VS सुकथांकर। इससे संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है, तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप जरूर इसको राइट डाउन करिएगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण VS सुकथांकर के नेतृत्व में वर्ष 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, सन भी आ सकता है। इस परियोजना के तहत VS सुकथांकर सहित अनेक विद्वानों ने मिलकर देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया था। इन एकत्रित पांडुलिपियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं थी, अतः विद्वानों ने इन पांडुलिपियों में से उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। तत्पश्चात विद्वानों ने उनका प्रकाशन अनेक खंडों में किया, जिनकी कुल पृष्ठ संख्या लगभग 13,000 थी। इस परियोजना को पूर्ण करने में 47 वर्ष की लंबी अवधि का समय लगा। तो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ इस पैराग्राफ से बन सकते हैं, तो आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपको निर्देश दे रखे हैं, एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से आपके वस्तुनिष्ठ के माध्यम से निबंधात्मक क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। किन कारणों से स्पष्ट होता है कि विशिष्ट परिवार में पितृवंशिकता महत्वपूर्ण थी? पितृवंशिकता क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। पितृवंशिकता जहां पितृ प्रधान होता है ना, तो हमारा भारतीय समाज शुरू से ही पितृ प्रधान रहा था। तो पितृवंशिकता महत्वपूर्ण क्यों रही थी, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, बिंदु बताए गए हैं। पहला है वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु बिल्कुल सही है। उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु बिल्कुल, धार्मिक मान्यताओं के कारण और समाज पितृ प्रधान होने के कारण। तो चारों बिंदु इसके सही हैं। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं उक्त सभी बिंदु सही हैं। आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 1 से 2 पंक्ति में इसका वर्णन भी करना पड़ता है। वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु, है ना, यह मान्यता थी कि यदि लड़का होगा तो वंश परंपरा आगे बढ़ेगी, तो यह भी एक पितृवंशिकता का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु बेटा होगा तो निश्चित है उत्तराधिकारी संबंधी किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। आज जो राजा है कल उसका बेटा राजा हो सकता है, अगर उसके बेटा नहीं होता है तो कई प्रकार की विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के कारण हमारे कई धर्म ग्रंथों में पुत्रों के लिए कई प्रकार के श्लोक और ये भी मिल जाते हैं, तो धार्मिक मान्यता भी इसका एक कारण था। समाज पितृप्रधान होने के कारण शुरू से समाज पितृप्रधान रहा, तो यह भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं थी? अहिंसा परमो धर्म, बिल्कुल अहिंसा सबसे मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। इनका एक स्लोगन भी है अहिंसा परमो धर्म, है ना, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा ही है। मतलब अहिंसा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। आपको किसी भी जीव मात्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना, है ना, कष्ट पहुंचाना तो दूर, आपने मन में सोचा तो भी वह अहिंसा की श्रेणी में आता है। ओके। अनिश्वरवादिता, जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है। नेक्स्ट है आपका आत्मवादिता, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। वेदों में अविश्वास, वेदों में कही गई बातों पर जैन धर्म विश्वास नहीं करता था। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, तो कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु बताए गए सब सही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षा यहाँ पर दे रखी है लगभग इसी से मिलती जुलती शिक्षा ही बौद्ध धर्म की है। तो कभी कभी परीक्षा में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की विशेषताएं भी पूछी जा सकती है, तो आप यही बिंदु वहाँ पर भी लिख सकते हैं। बस एक बिंदु चेंज होगा, इसमें विशेषकर आत्मवादिता की जगह अनात्मवादिता लिखना पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बाकी बिंदु लगभग सेम रहेंगे। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण कौन कौन से थे? अब अभिलक्षण बोल सकते हैं या विशेषताएं बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र शासन प्रणाली का प्रचलन था, बिल्कुल था। ओके, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, आज जो राजा है कल उसका बेटा राजा होगा, उसके बाद फिर उसका बेटा राजा होगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किलेबंद होती थी। राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सैन्य संगठन को सदैव शक्तिशाली रखता था, बिल्कुल रखता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा निरंकुश होते हुए भी मनमानी नहीं करते थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा निरंकुश होते हुए, निरंकुश मतलब बिना अंकुश का, उस पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन वह फिर भी मनमानी नहीं करते थे। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं उक्त सभी बिंदु सही हैं। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बता रखा है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। महाजनपद किसको कहते हैं? तो प्राचीन काल में भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था, है ना। जो राज्य होते हैं उन्हें राज्य को ही महाजनपद के नाम से जाना जाता था, या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहते थे। प्राचीन काल में ऐसे कितने महाजनपद थे? वस्तुनिष्ठ में आ सकता है 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध, वत्स, अवंती, कौशल, वज्जी, कुरु आदि प्रसिद्ध महाजनपदों की श्रेणी में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही? बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम और उसके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने समय पर पर्याप्त धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की, बिल्कुल की, है ना। समय समय पर कई प्रकार के अनुदान भी वह देती थी।
इन्होंने वहां पर संग्रहालय एवं अतिथिशाला का निर्माण करवाया, बिल्कुल करवाया। सुल्तान जहां बेगम ने प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल के ग्रंथों के प्रकाशन में भी अनुदान देकर सहयोग किया, बिल्कुल किया था। समय समय पर स्तूपों की उचित देखभाल भी की। तो यहां पर जितने भी बिंदु बता रखे हैं वो सभी सही हैं। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। मौर्य काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो मौर्य काल के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से थे? एक ही बात है, अभिलक्षण आ जाए विशेषताएं आ जाए, एक ही बात है। मौर्य काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी अर्थात शासन का प्रधान राजा होता था। अभी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मौर्यकालीन प्रशासन की एक सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ठीक है। पहले केंद्रीय प्रशासन में जहाँ राजा रहता था वो उसकी राजधानी होती थी, है ना, और वह अपने राज्य को कई अलग अलग प्रांतों में विभक्त कर देते थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी, बिल्कुल न्याय व्यवस्था बहुत व्यवस्थित एवं उच्च कोटि की होती थी, सभी को न्याय समान रूप से दिया जाता था। मौर्यकालीन राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, बिल्कुल। राजा ऐसे कई प्रकार के अपने जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे उनको गुप्तचर के रूप में भेजता था, और कभी कभी समय समय पर वह खुद भी भेष बदलकर जनता के बीच में जाता था, और गुप्तचरों को क्या कहते थे? चर कहा जाता था। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन था भूमि कर, बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो साधारणतः पैदावार का 1/6 भाग होता था। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। सभी बिंदु आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देते थे, स्पष्ट कीजिए। अब पुरातत्वविद उस समय के औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि का अध्ययन करके उस समय के मानव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते थे, बिल्कुल करवाते थे। पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण प्रचलित सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर करते थे, बिल्कुल करते थे। सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं के बारे में पता चल जाता था। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता था, है ना, जहां कोई जो चीज मिली तो उसको उस मानव से या उस समय के मानव से उससे संबंध जोड़ा जाता था, और उसके बारे में भी वो जानकारी उपलब्ध करवाते थे। पुरातत्वविदों को औजार एवं सामग्री मिलती थी, उस पर चित्रित चित्रों के माध्यम से भी उनके विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। कई प्रकार के जो औजार मिलते थे, सामग्री मिलती थी, उस पर कई प्रकार के चित्र बने होते थे। उन चित्रों का अध्ययन करके भी पुरातत्वविद अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते थे। खुदाई में जो अस्थियां और कंकाल मिलते हैं उनका परीक्षण करके भी अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आपने कहीं ना कहीं कार्बन 14 विधि पढ़ी है, तो कार्बन 14 विधि में यही बताया गया है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है या कंकाल कितना पुराना है, उसके बारे में कार्बन 14 विधि के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो ऐसी ही अस्थियां एवं कंकाल का भी अध्ययन करके पुरातत्वविद अतीत के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। हमारे सभी बिंदु सही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता अर्थात मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता थी, स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता भी आ जाए तो भी वही बात है, मोहनजोदड़ो आ जाए तो भी वही बात है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरी केंद्रों अर्थात नगरों का विकास था, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह शहरी केंद्र थे, नगरीय केंद्र थे, है ना, नगरों का विकास इसका मुख्य विशेषता है। नगरों में जल निकासी प्रणाली अत्यंत सुनियोजित थी, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न अलग से भी आ सकता है, आपका जो दूसरा बिंदु दे रखा है ये आपका अलग से प्रश्न बनकर आ सकता है, तो आप इसको विशेष रूप से देखिएगा। नगरों में जल निकासी प्रणाली अत्यंत सुनियोजित थी। हड़प्पा सभ्यता के जो भी शहर थे वहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत सुव्यवस्थित थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी, पक्की होती थी और ढकी हुई होती थी। ओके, हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के जो भी भवन, चाहे मोहनजोदड़ो, चाहे हड़प्पा, चाहे लोथल और भी कई प्रकार के जो नगर प्राप्त हुए हैं उनमें सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे, है ना। हवा का, रोशनी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। इस सभ्यता के सार्वजनिक एवं राजकीय भवनों का निर्माण भी सुनियोजित व्यवस्था की ओर संकेत करता है। इस सभ्यता के जो सार्वजनिक और राजकीय भवन प्राप्त हुए हैं, जो उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो भी बहुत सुनियोजित ढंग से बने हुए हैं। यहाँ की पक्की सड़कें एवं ढकी हुई नालियाँ नगरों की ओर संकेत करती है ना। इस प्रकार की व्यवस्था आपको नगरों में ही मिल सकती है। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु बता रखे हैं वो सभी बिंदु आपके सही हैं।
एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है, आप इसे जरूर तैयार कर। मुगल काल में पांडुलिपि, अब पांडुलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिखित पुस्तक, है ना। तो मुगल काल में पांडुलिपि तैयार करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते थे? पांडुलिपि की रचना का कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा संपादित नहीं होता था, अपितु अनेक लोगों का सहयोग होता था। बिल्कुल सही है, पांडुलिपि तैयार करने में कई प्रकार के लोगों का सहयोग जरूरी था। सर्वप्रथम कागज बनाने वाले पांडुलिपि के लिए पन्ने तैयार करते थे। बिल्कुल। सुलेखक पाठकों की नकल करते थे। सुलेखक जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो स्वर्ण अक्षर लिखते थे, उनसे नकल करवाई जाती थी। चित्रकार पाठ से संबंधित चित्रों का पांडुलिपि में चित्रण करते थे, है ना। जो चित्रकार होते थे, आपने देखा होगा कई प्रकार की जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उसमें आपको सचित्र मिलेंगे, तो वो जो चित्र बनाने वाले थे वह उस लेख के माध्यम से उससे संबंधित चित्र भी बनाते थे। जिल्दसाज पांडुलिपि के प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उन्हें सुंदर सुसज्जित करते थे। इस प्रकार आपने देखा पांडुलिपि बनाने में कई प्रकार के लोगों का सहयोग जरूरी है। तो उक्त सभी बिंदु आपके सही हैं, आप इसे जरूर नोट करें। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर के शासकों ने जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या कदम उठाए, है ना। जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे? विजयनगर में जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पहाड़ियों से निकलने वाली लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग प्रकार के जलाशयों का निर्माण करवाया गया। बिल्कुल करवाया गया। इन जलाशयों के पास कई प्रकार की नहरों का निर्माण करवाया गया। बिल्कुल, कई नहरें भी निर्माण की गई है। उसमें हिरिया नहर बहुत ही प्रसिद्ध है। नहरों के माध्यम से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी, साथ ही आम जनता के लिए पानी भी उपलब्ध करवाया जाता था। बिल्कुल। तुंगभद्रा नदी विजयनगर की मुख्य नदी थी, जो विजयनगर साम्राज्य के लिए वरदान थी। और इस तुंगभद्रा नदी को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से रखने के लिए कई प्रकार के प्रयास विजयनगर के शासकों ने किए थे। तो यहाँ पर जो भी बिंदु बताए गए हैं ये भी सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृषि उत्पादन में महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही? मध्यकाल में महिलाएं कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगी। बिल्कुल करने लगी। खेतों में पुरुष लोग जुताई और हल्का काम करते थे और महिलाएं खेतों में बुआई, निराई तथा कटाई का काम किया करती थी। बिल्कुल करती थी। मध्यकालीन समाज में दस्तकारी के काम जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना और उसे गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि उत्पादन के कार्य भी महिलाएं करती थी। बिल्कुल करती थी। ओके। मध्यकाल में महिलाएं रजस्वला होने पर हल अथवा कुम्हार का चाक नहीं छू सकती थी। इस प्रकार की मान्यताएं भी समाज में प्रचलित होने लगी थी, है ना। रजस्वला महिलाएं हल और कुम्हार का जो चाक होता था उसको नहीं छूती थी। इस प्रकार की मान्यताएं भी समाज में प्रचलित होने लगी थी। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से क्या क्या मदद मिलती है? अभिलेख अभिलेख क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अभिलेख लिखित सामग्री जो आपके ताम्रपत्रों पर, शिलालेखों पर, स्तंभों पर जो लिखित सामग्री होती है वो सभी अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए, अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। इसको इंग्लिश में एपिग्राफी भी कहा जाता है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या अभिलेखा शास्त्र भी कहा जाता है। यहाँ पर जो बिंदु बताए गए हैं, अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण प्रमाणित स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, अभिलेख जो होते हैं वह प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि जो साहित्य या जो साहित्यिक ग्रंथ होते हैं उनमें कवि अपने मन से या लेखक अपने मन के विचार भी उसमें ऐड कर सकता है, लेकिन अभिलेखों में उस समय के जो शासक होते थे वही ये तैयार करवाते थे, तो यह ज़्यादा प्रामाणिक होते ग्रंथ माने जाते हैं।
सामान्य अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। बिल्कुल, अभिलेखों से उस समय के राजनीतिक किस किस से संबंध थे, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख राज्य की सीमा और राज्य के व्यक्तित्व के विषय में भी सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और अभिलेखों से धर्म की भी जानकारी मिलती है ना। आपने अशोक के कई सारे अभिलेख देखे हैं, सम्राट अशोक के, उससे बौद्ध धर्म के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस प्रकार इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से क्या क्या मदद मिलती है, ये बिंदु बता रखे, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। एक भाग में आपको दे रखा है मिट्टी के हल, बाट सामान्यतः पत्थर के होते थे, सामान्यतः मोहरों के साक्ष्य कैलाशनाथ मंदिर और अजमेर। ऊपर आपको दे रखा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बनावली, चट, हड़प्पा और महाराष्ट्र। तो पहला है आपका मिट्टी के हल, बनावली है ना, या बाणावली में प्राप्त हुए हैं मिट्टी के हल। बाट सामान्यतः पत्थर के होते थे, चट नामक पत्थर के होते थे, आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः मोहरों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, है ना, हड़प्पा से भी हुए हैं, मोहनजोदड़ो से भी, बाकी से भी हुए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है यह। कैलाशनाथ का मंदिर, कैलाशनाथ का जो मंदिर है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ है, औरंगाबाद, आपको पता होना चाहिए। अजमेर, अजमेर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इस प्रकार आपकी यह सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब आपको यह निबंधात्मक क्वेश्चन लिखना है और यह अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आ गए हैं, टेस्ट के क्वेश्चन आप पूरे कर चुके हैं। तो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति आंदोलन की जो मुख्य विशेषताएं थी, आडंबरों की अपेक्षा उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल दिया गया, है ना, आडंबरों की उपेक्षा की गई और सच्ची भक्ति पर बल दिया गया। एकेश्वरवाद में आस्था, एक ही ईश्वर में आस्था पर विश्वास किया गया। जाति प्रथा का विरोध, भक्ति आंदोलन में जो भी संत हुए हैं उन्होंने अपने विचारों से जाति प्रथा का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, सभी भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। हृदय की स्वच्छता पर बल, सभी ने हृदय की स्वच्छता पर भी बल दिया है ना, स्वच्छ मन में ईश्वर का वास होता है। ओके, तो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं भी आपकी कंप्लीट हुई। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसकी असफलता के उत्तराधिकारी निम्नलिखित थे। पहला, निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात, हम अभी चर्चा कर चुके हैं इसके कुछ पहले वाले क्वेश्चन में। तो निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात, जो निश्चित तिथि की गई थी 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, किंतु यह क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हो गई थी। तो समय के पहले शुरू होना भी इस क्रांति की असफलता का कारण बना। सैन्य सामग्री का अभाव, 1857 ईस्वी की क्रांति के जो सेनानायक थे उनके पास में सैन्य सामग्री बहुत कम मात्रा में थी। कुशल नेतृत्व का अभाव, इस क्रांति में एक से एक युवा, एक से एक महान क्रांतिकारी थे, किंतु उनमें नेतृत्व का अभाव था। आप सब जानते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इसके अलावा झांसी की रानी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, कई ऐसे महान, नाना साहब, कई ऐसे महान क्रांतिकारी थे, किंतु कुशल नेतृत्व नहीं था। इस कारण भी यह क्रांति असफल हुई। पारस्परिक मतभेद, इस क्रांति में आपस में ही हमारे भारतीय लोगों के पारस्परिक मतभेद थे, यह भी एक इस क्रांति की असफलता का कारण बना। अंग्रेजों के नियंत्रण में सफल डाकतार संचार प्रणाली, अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ यह क्रांति हुई वहाँ पर सफल डाकतार संचार प्रणाली के माध्यम से उस क्रांति को दबा दिया गया, सूचना के माध्यम से। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानवमी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है ना। उसका जो आधार है वो लगभग 11,000 वर्ग फीट है जो 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस संरचना से जुड़ा हुआ एक वार्षिक राजकीय अनुष्ठान होता था जो संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मास में आयोजित किया जाता था और यह 10 दिनों तक चलता था।
इस अनुष्ठान को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीप भारत में नवरात्रि अर्थात महानवमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका एक और वस्तु तैयार हो सकता है महानवमी का शाब्दिक अर्थ। तो महानवमी का शाब्दिक अर्थ होता है महान नवा दिवस। इस राज्य के अनुष्ठान का समापन 10वें दिन अर्थात दशहरे के उत्सव के रूप में होता था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, महानवमी डिब्बा का चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक के समय में कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने लगे? इस काल में कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए अनेक उपायों का अनुसरण किया गया। क्या क्या किया गया? नंबर 1, कृषि उपज में वृद्धि करने के लिए हल का प्रयोग किया जाने लगा। ओके, इसके पहले हल का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के बीच में हल का उपयोग किया जाने लगा। गंगा की घाटी में धान की रोपाई का प्रचलन प्रारंभ होने से कृषि उपज में वृद्धि होने लगी। जो गंगा की घाटी और आसपास की नदी किनारे की जो घाटियाँ होती थी वहाँ पर भी धान की खेती की जाने लगी। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान कृषि के लिए हल्की कुदाल का उपयोग करने लगे, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान कृषि के लिए हल की जगह काय का कुदाल का प्रयोग करने लगे। और नेक्स्ट है आपका, सिंचाई के कृत्रिम साधनों की व्यवस्था की जाने लगी। इन साधनों में कुआं, तालाब, नहरें आदि महत्वपूर्ण स्थान थे, है ना। सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों की भी स्थापना की गई, जिनमें है कुआं, तालाब, नहर आदि। तो ये महत्वपूर्ण कार्य कृषि उपज को बढ़ाने के लिए किए गए। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमें व्यू स्कोर देखना है। 35 आउट ऑफ 35 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो टेस्ट एवं अभ्यास कार्य अभी हमने हल किया वो सभी क्वेश्चन सही थे। आप भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप जरूर इस टेस्ट में सहभागी बने और अपना स्वमूल्यांकन करें। यहाँ पर आपको लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक के क्वेश्चन आंसर शेयर किए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन बच गए हैं, तो आप निश्चित ही मेरे YouTube चैनल पर जाकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के वीडियोस जरूर अवलोकन करें। सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत।